जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 2024 में हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर ये हिंदी का पेपर आप लोगों को पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं, अच्छी तरीके से A to Z बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। और ये वायरल पेपर है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अच्छी तरीके से बताऊँगा, पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा सॉल्व करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। देखिए लिखा है मॉडल पेपर 2023-24 कक्षा 10 हिंदी। उसके बाद में 3 घंटा 15 मिनट टाइम होता है, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद में लिखा प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में ये प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ होगा और खंड बा होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके आपको क्या करना, सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर आपको काले अथवा वाले यहाँ पर काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज यहाँ पर करके आपको गोले को पूर्ण करना है। उसके बाद में खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके लिए आपको 1-1 नंबर मिलेंगे और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, 50 अंक के ये होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो ऑल टोटल आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। देखिए ये OMR शीट आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसी ही मिलेगी, सेम ऐसी होगी, कुछ इसमें चेंज होगा, बाकी सेम ऐसी ही होगी। यहाँ पर 20 यहाँ पर ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक का ही गोला करना है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होते हैं, जो भी जिस तरह से आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसी तरीके से आपको सिग्नेचर करने होंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, ये वायरल पेपर है, अच्छे से पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच जरूर करना तभी समझ में आएगा। और देखिए जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु की गोदान की अलग अलग वैतरणी की इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। राइट आंसर कावाला हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर लाला श्री निवास दास हैं। अगला यहाँ पर, हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? कफन। ये तो यहाँ पर जो कफन है ये प्रेमचंद की है, ममता जयशंकर प्रसाद की है। जो इंदुमती ये हिंदी की प्रथम कहानी है। राइट आंसर गावाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शुक्लयुग की पत्रिका है? हंस की, चांद की, विशाल भारत की, छाया। तो देखिए जो शुक्लयुग की यहाँ पर पत्रिका कौन है? तो ये हंस है। हंस किसकी पत्रिका है? तो ये यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका, ये आपको ध्यान रखना। अगला यहाँ पर, एकांकी सम्राट कहा जाता है? यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, यहाँ की मोहन राकेश को। देखिए जो एकांकी का सम्राट कहा जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। और इनकी जो एक फेमस यहाँ पर एकांकी है वो दीपदान है, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर, नागरिणी परिचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, कि यहाँ पर टंडन थे, कि मदन मोहन मालवीय, की श्याम सुंदर दास, की रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए पांचवें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, श्याम सुंदर दास थे। अगला है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द्विवेदी युग की, भारतीय युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग। तो देखिए जो हमारी प्रिय प्रवास है ये किस युग की रचना है? तो देखिए यहाँ पर ये द्विवेदी युग की रचना है। और ये प्रिय प्रवास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है रचना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए जो मधुशाला ये किसकी रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पर, 8वां, भारत भारती किसकी रचना? सियाराम शरण की, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा। तो देखिए जो भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर, आधुनिक काल कब से कब तक चला? देखिए जो आधुनिक काल पूछा जाए तो जब से शुरू होगा और आज तक चला आ रहा होगा, वही जो ऑप्शन में मिल जाए तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 1843 से और अब तक। देखिए इसमें केवल तक लिखा है, इसमें भी तक, इसमें भी तक, लेकिन इसमें अब तक लिखा है, मतलब जब से शुरू हुआ और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसी को हम आधुनिक काल बोलते हैं। अगला है यहाँ पर, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतिकाल। तो देखिए जो मतिराम है ये हमारे यहाँ पर रीतिकाल के कवि हैं, बिहारी भूषण और मतिराम ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। अगला यहाँ पर, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशिवल तेज बखानी। ध्यान रखना जो आपके रस, छंद, अलंकार, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, संधि, ये सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशिवल तेज बखानी में कौन सा रस है? तो इसमें क्या है, शोक प्रकट हो रहा है, पहले ही दिया
तो करुण रस हो जाएगा राइट आंसर, का वाला हो जाएगा। और जिसमें हास्य रस केवल आपके बोर्ड एग्जाम में हास्य और करुण रस 2 ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है, और अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा, जो यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो सिमरत सिद्ध हुए गन्ना है करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्रा है। जब इनको गिनोगे, देखिए इसमें क्या होता है, जो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं गुर बोलते हैं, इसकी 2 होती हैं, ये 2 इसको गिना जाता है, इसको हम लघु बोलेंगे और इसको हम 1 गिनते हैं। तो जो जिसमें बड़ा ओ हो तो उसमें यहाँ पर ओ, यहाँ पर डबल गिनेंगे, बाकी सिंगल गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जो में 2, उसके बाद में 3 4 5 6 7, उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 मात्राएं हैं दोनों चरणों में, तो राइट आंसर गा वाला हो जाएगा। अगला है, चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है कि अभिव्यक्त हुई है। तो इसमें देखिए रूपक अलंकार की अभिव्यक्त हुई है। 13वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, रूपक अलंकार, या फिर का वाला हो जाएगा। चरण कमल बंधो हर्राई में कौन सा अलंकार है, तो ये रूपक अलंकार है, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर त्रिफला का समास विग्रह होगा, तो जिसमें संख्यावाचक हो उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास, और जिसमें और का लोप हो या योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो त्रिफला में समास विग्रह जब इसको करोगे तो 3 फलों का समूह हो जाएगा, राइट आंसर का वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कपड़ा का तत्सम रूप कौन सा होगा, वस्त्र की, करपट की, दुकुल की, पहनावा। तो देखिए कपड़ा का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 15वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, या खा वाला हो जाएगा, करपट हो जाएगा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम यहाँ पर उपसर्ग बोलते हैं, तो आ दिया गया है। और देखिए जो यहाँ पर जो जैसे प्रत्यय पूछा जाए तो प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना। जैसे यहाँ पर लंबाई आई हो गया, लिखाई पढ़ाई हो गया, आई हुई हो गया, तो क्या यहाँ पर प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर जो प्रत्यय होते हैं हमारे, इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ध्यान रखना है, मधुर में कौन सी संधि है, तो यण संधि केवल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, और यण ही संधि है, बाकी और कोई संधि नहीं है। अगला यहाँ पर फलेश किस विभक्ति का वचन और का रूप है। तो देखिए इसमें जो फलेश है ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। अगला द्रक्षत किस लकार तथा पुरुष का वचन का रूप है। तो देखिए इसमें जो द्रक्षत है ये भी क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न, जो आपको कॉपी में लिखना होगा, पूरा सॉल्व करके दिखाने वाले हैं अच्छी तरीके से। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, और यहाँ पर अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से पैराग्राफ में एक ही करना है। 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो क्या है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर यहाँ पर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी प्रकार पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। उनमें उनका यहाँ पर क्या है, उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। उसके बाद में मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, और यहाँ पर जिसमें हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो देखिए इसमें मित्र का जिक्र किया गया, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है सारी चीज़ें बताऊंगा अच्छे से। और ये कितना है, ये 1वां पहला प्रश्न है। तो खंड बा ऐसे डालना है, 1वां प्रश्न कर देना है। पहले संकेत में मित्र का कर्तव्य होता है ना, तो इसमें संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है या फिर हमने लिखा है। उसके बाद में अगला पूछा जाएगा कि रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर ये रेखा खिंची हुई है 2 लाइन में, इसी की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। यह कर्तव्य उसी प्रकार से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल देना। उसके बाद मित्र का कर्तव्य यह है कि वह मित्र
के विपत्तिग्रस्त होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करें कि यहाँ पर वह उसका साहस और उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, उसका मनोबल बना रहे। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या कर लेना है। 2 ही लाइन की पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में आखिरी में पूछा गया है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मित्र का जो कर्तव्य होना चाहिए कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, उसी को हम क्या मित्र का कर्तव्य होना चाहिए। इसमें मिल जाता है, इसी में होगा। मित्र का यहाँ पर कर्तव्य कैसा होना चाहिए, उच्च और महान कार्य प्रकार सहायता देना, यही होता है। इसका मतलब इसी पैराग्राफ में इसका उत्तर मिल जाता है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, ये भी इसको बता देता हूँ। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा है। तो इसमें देखिए अजंता की गुफाओं से लिया गया है, ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके आप लोग अच्छी तरीके से इसको भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद में अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक ये निर्भय स्वागत करो तुम मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम में कातर जीव नहाकर और फिर नूतन धारण करता है कायी रूप वस्त्र बहाकर। इसमें उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये वाला हमें मालूम है कौन सा, ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, जैसे हमें यही पता है, चलो ये क्या है, निर्भय स्वागत करो। तो इसको कैसे लिखना है देखिए इस प्रकार से आपको कर देना है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पर दूसरा ऐसे प्रश्नोत्तर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा संकेत, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द आपको लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पहला संदर्भ, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, या फिर इसके रचयिता श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इस प्रकार से लिखना क्योंकि ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या करना है। क्या इसमें बताया गया, कवि किसे मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जो कवि है भारत के वीरों को मृत्यु का स्वागत करने के लिए कह रहा है। तो इसमें किसको, यहाँ पर वीरों का जिक्र किया गया। उसके बाद में कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है, तो कवि ने मृत्यु की तुलना एक नदी से की है जिसमें नहाकर जीवन भर की थकान दूर करता है। तो इस प्रकार से आपको इनको हल कर लेना है। इसमें देखिए अलग अलग हो सकता है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछ सकता है, संदर्भ तो 100% पूछा जाता है, और अलंकार भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको भी आप लोग तैयार कर लो। उसके बाद में इसी प्रकार से ये भी सुनि सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे कर। यहाँ पर तो देखिए ये किससे लिया गया है, तो यहाँ पर ये धनुष भंग से लिया गया है, बहुत सिंपल सा ये भी है। और इसके कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं। उसी प्रकार से संदर्भ लिखना है, फिर इसी प्रकार से व्याख्या इसमें भी करना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एसाम कर्मा वीणम संस्कृति कुरु, यहाँ पर कुर्वत्रे वेह कर्माणाम जिजविच्छेतम, यहाँ पर समः। उसके बाद में इति अस्याः उद्घोष। तो इसके क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना और अनुवाद भी करना है। 2 यहाँ पर पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक का ही क्या करना, अनुवाद करना है। तो जैसे हमें ये पता है, इसको अच्छी तरीके से व्याख्या करना। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवन संस्करणायान। उसके बाद में यान आचारान विचारान चा अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो इसी की व्याख्या का यहाँ पर अनुवाद करना है। तो प्रश्न नंबर 3 डालना है, संकेत मानव जीवन पहले बताया, 2 और 2 आखिरी के 2 शब्द। फिर संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। ये जो पैराग्राफ है दूसरा वाला, ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद में संकलित है या फिर लिया गया। अनुवाद कैसे करना, देखिए मानव जीवन को संवारना ही क्या हमारी संस्कृति है। इसमें क्या लिखा, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना हमारी संस्कृति है। उसके बाद में अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। तो क्या है, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। जिन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो क्या है, ते अस्माकं जीवन संस्करणा या, उसके बाद में यान आचारान विचारान च अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं।
तो इसी प्रकार से इसका भी आपको अनुवाद कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ यहाँ पर सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 अथवा करके पूछे जाएंगे, इनमें से एक का ही आपको क्या करना है, संस्कृत में संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है पद्यांश का। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देना है ऐसे, प्रश्नोत्तर नंबर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, और संकेत सर्वभौम आखिरी के 2 शब्द, संदर्भ उसी प्रकार से लिखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिया गया अनुवाद सभी सुखी हों, क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो क्या है यहाँ पर सभी रोग रहित हों, सभी का कल्याण हो, क्या है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना और कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 4-5 श्लोक तैयार करके जाना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का ये पूछा जाएगा और ये अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य होते हैं। जैसे हमारे जिले में हरदोई जिले में जय सुभाष खंड काव्य है, तो इसी के क्या करना है, इसमें बता रहा सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डाल देना है जैसे यहाँ पर इसमें लिखा है, सेम ऐसे ही कर देना है। तो देखिए हेडिंग वाइज आपको लिखना है जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण ऐसे कर देना। जो भी हो आपके जिले में कमेंट करना जरूर, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा यहाँ पर रचित जय सुभाष खंड काव्य क्या है कि महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि प्रखर प्रतिभाशाली सुभाष बचपन से ही क्या है कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की। उसके बाद में दूसरी हेडिंग महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। तो इसमें कैसे लिखना, सुभाष चंद्र जी में स्वाभिमान और निर्भीकता कूट कूट भरी थी और उन्होंने अपना समस्त जीवन राष्ट्र के नाम अर्पित कर दिया। उसके बाद में महान सेनानी योद्धा, तो इसमें सुभाष चंद्र महान सेनानी अद्भुत योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति की क्षमता सिद्ध कर दी। इस प्रकार से आपको इसमें खंड काव्य में लिखना है। उसके बाद में आता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वीडियो को पूरा देखना। अभी बहुत सारी चीज़ें, निबंध भी बताऊंगा, जीवन परिचय, श्लोक, सारी चीज़ें। इसमें छठा पूछा जाएगा दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का होगा, 3 यहाँ पर जीवन परिचय होंगे। इन तीनों में से आपको एक का ही जीवन परिचय लिखना है। तो इसमें कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ऐसे आपको हेडिंग डाल देना जो भी लिखोगे जीवन परिचय। तो देखिए श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, यहाँ पर जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक यहाँ पर प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनत यहाँ पर धनवान व्यक्ति थे। उसके बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा अपने से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इनके बाद इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का यहाँ पर क्या है पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद में इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग मतलब टीबी से ये ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं हेडिंग डाल देना है, कंकाल तितली, लाहर, झरना, कामायनी आज इनकी रचनाएं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जल्दी मैंने बता दिया है, इसको याद कर लेना। दोबारा वीडियो स्किप करके पीछे करके इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, इन तीनों में से आपको एक का ही जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए यहाँ पर किसका लिखना, रामनरेश त्रिपाठी। मैंने इससे पहले यहाँ पर तुलसीदास जी का बता दिया, सूरदास, बिहारी लाल, सभी के जीवन परिचय बता दिए हैं। तो चैनल पर विजिट करके जरूर ही देख लेना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो उत्तर नंबर छठे का खा ऐसे डाल देना, जो भी करोगे दूसरा तो ऐसे कर देना है। और ये रामनरेश त्रिपाठी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। तो देखिए
जीवन परिचय हेडिंग डालना है। इसमें कैसे लिखना है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के यहाँ पर कोईरीपुर ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे, मतलब भगवान को मानने वाले ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन की असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना की को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। उसके बाद में साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह दिग्गज पुत्र सन 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। और रचनाएं पथिक, मिलन, देश प्रेम, आकाश की बातें, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो कोईरीपुर ग्राम में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम क्या था, पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। उसके बाद में मृत्यु 1962 ईस्वी में हो गई। बाकी इनकी रचनाएं पथिक, मिलन, देश प्रेम और आकाश की बातें, ये इनकी रचनाएं हो गई। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशलम आकाशी केन्विते। क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम, जहाँ मरना मंगलकारी माना जाता है वहाँ की जो यहाँ पर विभूति है यही क्या है, आभूषण है। कौपिनम, जहाँ पर लंगोटी वस्त्र ही क्या है, यहाँ पर जहाँ पर रेशमी वस्त्र ही यहाँ पर हैं। उसके बाद में कौशम सा काशी केन मीते, उस काशी को कौन माप सकता है। इस प्रकार से इसकी भी आपको अनुवाद कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि 4 क्वेश्चन निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन की वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो वाराणसी यहाँ पर विविध धर्माणाम संगम स्थली प्रसिद्धा। उसके बाद में अलेक्जेंद्रा का आसीत नागरिका किमर्थम लज्जिता अभवत चंद्रशेखरा का आसीत। तो यहाँ पर 2 के ही आंसर देना है। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत, दोनों कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा आखिरी होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। 4 या 5 निबंध होंगे, इन चारों में से एक का ही निबंध लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर सॉरी विज्ञान या वरदान पर यहाँ पर इसने लिखा है, अभिशाप या वरदान पर लिखा है। तो इसी प्रकार से लिखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो। रूपरेखा में प्रस्तावना वरदान के रूप, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसान। तो देखिए प्रस्तावना में आवश्यकता आविष्कारों की जननी है और विज्ञान उसका क्या है, मार्ग है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेष या विश्लेषित ज्ञान। विज्ञान एक शक्ति है जो नित्य नए नए आविष्कार करती है। यह शक्ति ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है। अगर हम उस शक्ति से मानव कल्याण के कार्य करें तो वह वरदान है। अगर उसी क्या है, उसी शक्ति का क्या है गलत यूज करेंगे तो क्या है, विनाश करना शुरू कर देता है, वह अभिशाप बन जाती है। तो पहले विज्ञान वरदान के रूप में देखेंगे, उसके बाद में विज्ञान अभिशाप के रूप में देखेंगे। तो विज्ञान वरदान के रूप में कैसे लिखना है, तो देखिए आज विज्ञान का युग है। विज्ञान ने आज उन सब बातों को देख कर यहाँ पर बातों को कर दिखाया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। विज्ञान ने अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की ताकत दी, लाइलाज रोगों की रोकथाम की तथा अकाल मृत्यु पर विजय पाई। विज्ञान की सहायता से यह युग बन गया है। बटन दबाते ही वायु देवता हमारी सेवा करने लगते हैं और इंद्रदेव वर्षा करने लगते हैं। कहीं प्रकाश जगमगाने लगता है तो कहीं शीत उष्ण वायु के झोंके रोटी पकाने पानी पहुंचाने लगते हैं और धोने व सुखाने बड़ी बड़ी मशीनों का चलाने में, विद्युत चलाने में हमारी सहायता होती है। बस रेल वायु आदि ने स्थान की यहाँ पर दूरी को बांध दिया है। टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से बात कर पाते हैं। कंप्यूटर की सहायता से कठिन गणना आज आसान हो गई है और विज्ञान के वरदान को विवरण देना इतना संभव नहीं, इसलिए कहा जा सकता है कि विज्ञान वरदान ही तो है। उसके बाद में विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, इसमें कैसे लिखना है, तो देखिए मनुष्य ने जहाँ विज्ञान के सुख के साधन जुटाए वहाँ दुख के अंबार भी खड़े हैं। जैसे विज्ञान के द्वारा हमने अणुबम, परमाणु बम तथा अन्य ध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण क्या है किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दुनिया में इतनी विनाशकारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है कि सारी पृथ्वी को अनेक बार में नष्ट किया जा सकता है। प्रदूषण की समस्या अलग फैली हुई है, नित नित नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों के उपकरणों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण दुष्परिणाम है। वैज्ञानिक प्रगति का अंधाधुंध प्रयोग
यहाँ पर बड़े सबसे परिणाम मानव मन को भी यहाँ पर भी हुआ है। उसके बाद में निष्कर्ष आखिरी में हेडिंग डालना, विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो सकता है और संहार के लिए भी। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य ही है। उसे वरदान या अभिशाप बनाना मनुष्य की विचारधारा आधारित पर हमें याद रखना कि विज्ञान एक अच्छा सेवक है और लेकिन बुरा हथियार भी है। तो इसी प्रकार से वायरल पेपर था, इसकी पूरी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरा यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करना और अब अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पूरा इसको तैयार कर लेना। वायरल पेपर था इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।